ये तीनों तस्वीरें पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की हैं। आर्थिक संकट से उपजा संतोष अब गृह युद्ध की तरफ जाता दिख रहा है। नाराज परेशान लोग अब मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के घर को आग के हवाले कर रहे हैं। धू धू कर जल रहा ये आवास श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आधिकारिक आवास को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पीएम के आवास का प्रवेश द्वार जल उठा। महिंदा राजपक्षे को सेना ने हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों के बीच से उनके आधिकारिक आवास से किसी तरह से निकाला। इस दौरान पुलिस हवा में गोलियां चलाती रही और आंसू गैस के गोले छोड़ती रही। ऐसी तस्वीर श्रीलंका में केवल कोलंबो में नहीं बल्कि कई और जगहों पर देखी गई। महिंदा राजपक्षे के हम्बनटोटा स्थित पुश्तैनी घर को भी गुस्साई भीड़ ने जला दिया। श्रीलंका में हालात काफी भयावह है। एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। लोग इतने आहत हैं कि अब सत्ता में बैठे लोगों को निशाना बना रहे हैं। सांसदों और पूर्व मंत्रियों पर हमले से परहेज नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मंत्री रमेश पटिराडे के घर को आग के हवाले कर दिया। श्रीलंका में सरकार के समर्थकों और विरोधियों के बीच जारी हिंसक झड़प के बाद स्थिति और खराब होती जा रही है। सरकार विरोध प्रदर्शन के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को कार के साथ झील में नाराज जनता ने फेंक दिया। 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर आग के हवाले। हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत। 200 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में घायल। श्रीलंका के हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। यही वजह है कि महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार को भारी सैन्य सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से त्रिंकोमाली ले जाया गया। नौसेना बेस में छिपा कर रखा गया है। वहीं सरकार के बड़े नेता और मंत्री भी कोलंबो छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने में लगे हैं। खेल मंत्री रहे नमल राजपक्षे की पत्नी लिमिनी और उनका बेटा केसारा भी कोलंबो छोड़कर त्रिंकोमाली नेवल बेस पर चले गए हैं। प्रदर्शनकारी अब नौसैनिक बेस भी पहुंच गए हैं, जो राजधानी कोलंबो से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने हजारों की तादाद में सैनिकों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और कर्फ्यू लागू किया है। श्रीलंका में लोग इस कदर नाराज हैं कि किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि नाराज लोगों ने श्रीलंका पोडुजाना पेरुमाला यानी SLPP पार्टी के जॉनसन फर्नांडो के दफ्तर में तोड़फोड़ की। SLPP पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास पर हिंसा के लिए SLPP पार्टी जिम्मेदार है। SLPP ने ही लोगों की हिंसक भीड़ को इकट्ठा किया और हिंसा के लिए उकसाया। महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सत्ता में बैठे लोगों को उम्मीद थी कि इस्तीफे के बाद लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिंदा राजपक्षे के समर्थक और विरोधी कोलंबो समेत दूसरे कई इलाकों में भिड़ गए। प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में ये हालात पिछले कई महीनों से धीरे धीरे बनते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस हालात को दुरुस्त करने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा मशगूल दिखी। और अब जब लोग सड़क पर आ गए हैं, प्रधानमंत्री आवास निशाने पर आ गया है, जिसके बाद विशेषज्ञ गृह युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं।
वर्तमान समय में श्रीलंका की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। यदि ऐसे ही हालात रहे तो श्रीलंका में एक सिविल वॉर जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। इस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए जो राजपक्षा सरकार है उसकी जो पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिजिकल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज़ रही हैं वो सीधे सीधे जिम्मेदार है। इस पूरे श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार राजपक्षा परिवार ही है और हालांकि अन्य जो सरकारें रहीं श्रीलंका में उनकी भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। लेकिन पिछले 20 वर्षों में कम से कम 12 वर्षों तक श्रीलंका के जो राजपक्षा परिवार है उसका श्रीलंका की सत्ता में एक दखल रही है, शासन रहा है। तो ये राजपक्षा जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक बनती थी, जो कि उसने अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन नहीं किया। श्रीलंका को 1948 में आजादी मिली थी और उसके बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर श्रीलंका में इकोनॉमिक्स क्राइसिस कैसे आई। श्रीलंका का मुख्य राजस्व पर्यटन से आता है। कोविड महामारी की वजह से सैलानियों की संख्या 0 हो गई। सरकार पर राजस्व का बोझ बढ़ता चला गया। खर्च चलाने के लिए सरकार विदेशी मुद्रा पर निर्भर हो गई। 2018 में $6.9 बिलियन विदेशी मुद्रा घटकर $5 करोड़ से नीचे पहुंचा। विदेशी मुद्रा कम होने से दूसरी चीजें मंगवाना मुश्किल हुई। डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की करेंसी कमजोर हो गई। कई दशकों की जो गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है, जिसमें एक तरह से चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, जो कि नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट था, उसका और ऋण लिए गए और इस तरह की पॉलिसीज, एग्रीकल्चर में कुछ इस तरह की पॉलिसीज ली गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, टैक्सेस के बारे में। तो इन सब का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट हुआ है और आज जो हम हालात देख रहे हैं वो उसकी वजह से है। दूसरा ऑफ कोर्स पेंडेमिक का बड़ा इम्पैक्ट था। टूरिज़्म वहाँ पर ख़त्म हो गया, जिससे उनको काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। तो आज जबकि देश के ऊपर $51 बिलियन का डेट है, उनके पास $50 मिलियन बचे हैं कहने को अभी। तो इसलिए हालात बहुत ख़राब हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वहाँ पर जिस तरह के हालात, लोकल हालात हैं, उससे टूरिज़्म भी नहीं बढ़ सकता है, ना रिवाइव हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आती है, IMF कोई पैसा नहीं देता, इंटरनेशनल कम्युनिटी और पैसा नहीं देती, कोई सिचुएशन वहाँ पर सुधरने का चांस बहुत कम है। बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए श्रीलंका की सरकार दुनिया की एजेंसियों से विदेशी मुद्रा मांग रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बात भी की है, लेकिन भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को IMF की तरफ से मदद मिलने में कुछ महीने लग जाएंगे। तब तक श्रीलंका ने भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत ने सोने की लंका कहलाने वाली श्रीलंका को तेल से लेकर दूसरी हर तरह की मदद की। उम्मीद की जानी चाहिए श्रीलंका में आर्थिक संकट जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि वहां के लोग फिर से खुशहाल जिंदगी जी सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।